दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का वैदिक सभ्यता चल रहा है। वैदिक सभ्यता में आज हम लोग उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ऋग्वैदिक का देख चुके हैं और इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इसमें कि आर्थिक देखेंगे, इसके कृषि देखेंगे, पशुपालन देखेंगे इसका, और इसमें हम लोग देखेंगे जो शिल्प उद्योगों का क्या हुआ, व्यापार में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इसके पहले अगर देखा जाए तो हम लोग उसमें देखे थे जैसे ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में कृषि का विकास उतना नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कृषि का विकास पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका कारण भी होता है। कारण में अगर हम लोग देखा जाए तो लोहे का यहाँ पर आपको साक्ष्य मिलने लगता है, लोहे की प्रयोग होने लगता है और लोहे से उपकरणों का प्रयोग होने लगता है, जिससे सिंचाई और कृषि काम के लिए मतलब जुताई, गहरी जुताई होने लगती है। तब हम लोग इसको देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका आर्थिक जीवन देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन का। टाइम पीरियड आप लोगों को पता ही है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC के करीब इसका माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कृषि का प्रसार जो हो जाता है आपका गंगा यमुना के मैदानी भागों में हो जाता है, यानी कि दोआब क्षेत्र में, ऊपरी दोआब क्षेत्र में इसका प्रसार हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? ऊपरी दोआब वाला क्षेत्र जो हो जाता है गंगा यमुना का, वहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे कृषि का बहुत ज़्यादा प्रसार होता है। और यहाँ पर क्योंकि इसका कारण यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है कृषि के लिए आपको उपयुक्त हो जाती हैं। अगर देखा जाए जैसे ऋग्वैदिक काल में देखा जाए, कृषि का विकास न होने का एक और भी कारण था, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे उत्तर से जब पश्चिम की ओर हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मानसून और वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे वहाँ पर जंगलों का विकास होता है। और वहाँ से मतलब कि फिर उस जंगलों को साफ करके लोग उसको कृषि योग्य भूमि में तब्दील करते थे। तो जंगलों का विकास देखा जाए क्या हो जाता है फिर यहाँ पर, तो कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका जो प्रमुख पेशा हो जाता है यहाँ तक आते आते, अगर ऋग्वैदिक काल में देखते हैं हम लोग तो इनका प्रमुख पेशा क्या था, आय का मुख्य साधन क्या था, तो वहाँ पर देखेंगे पशुपालन था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब उनका प्रमुख जो पेशा हो जाता है वो क्या आपका हो जाता है, कृषि हो जाती है। ठीक, अब इसमें देखा जाए कि मतलब कि कृषि कैसे बढ़ जाती है, तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्षेत्र पर आधारित मतलब कि समाज का विकास नहीं हुआ था, यानी राज्य का गठन नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्षेत्र पर आधारित राज्य का विकास होने लगता है, वंश परंपरा का विकास होने लगता है, रक्त संबंध को महत्व दिया जाने लगता है। ये उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। वही ऋग्वैदिक काल में ये सब मतलब कि दूर थे, वहाँ कबीलाई व्यवस्था थी, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे और वहाँ पर अपना रहते थे। तो इससे भी जब एक जगह पर लोग रहने लगे तो उससे भी कृषि का विकास आपको बढ़ने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ये लोहे का ज्ञान। और लोहे के ज्ञान हम लोग देखेंगे, जब लोहे से औजार बनने लगते हैं तो क्या इफेक्ट डालता है, यानी कि यहाँ पर गहरी जुताई होने लगती है। ठीक, क्या खेतों की गहरी जुताई, ठीक, तो जिससे उसमें बीजों को बोकर आसानी से उगाया जा सकता है। और दूसरा इसमें देखेंगे जो लोहे के ज्ञान से हो जाता है, जो यहाँ पर जो जंगल विद्यमान रहते थे, तो पहले लोग क्या करते थे कि जंगलों को साफ करने, खेती योग्य बनाने के लिए लोग आग का प्रयोग करते थे, जंगलों में आग लगा देते थे और उससे साफ सफाई करके मतलब कि कृषि योग्य भूमि तैयार करते थे। लेकिन लौह उपकरणों का जब विकास होता है, लोहे का जब प्रयोग शुरू होता है, तो जंगलों को कटाई करने में सबसे उपयुक्त माध्यम बन गया। तो इन उपकरणों से बने हथियारों से ये लोग जंगलों की सफाई करते थे और कृषि योग्य मतलब भूमि तैयार करके यहाँ पर फसल का कार्य करते थे। अगर वहीं हम लोग देखा था तैतरीय उपनिषद में, किसमें, तैतरीय उपनिषद में देखा जाए तो अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। किस, अगर पूछ लिया जाए अन्न को ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, किस उपनिषद में कहा गया है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तैतरीय उपनिषद में। ठीक है, और इसमें देखेंगे जो आम जनमानस के साथ साथ मतलब कि जैसे राजा जो हो गए या कुलीन वर्ग जो हो गया, वो भी कृषि का कार्य करता था। ठीक, उसका जो आपका प्रमाण मिलता है कि राजा जनक स्वयं खेती करते हुए दिखाए गए हैं, ऐसा साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक, राजा जनक स्वयं खेती करते हुए पाए गए हैं,
इसका आपको साक्ष्य यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में अधिक फसलों की जानकारी मिलती है, लेकिन हम ऋग वैदिक में देखेंगे तो आपको किस चीज़ की जानकारी मिलती है। एक तो आपको जौ की मिलती है, ठीक, और दूसरा क्या मिलता है, आपका धान्य मिल जाता है, यानी कि धान हो गया। दो चीज़ की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी, कहाँ, ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक कई फसलों की जानकारी आपको मिलती है। तो उन फसलों को अगर हम लोग देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उत्तर वैदिक ग्रंथों से अधिक फसलों की जानकारी मिलती है। और उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा, गेहूँ हो गया। पहला क्या हो गया, गेहूँ हो गया। उसको क्या कहा जाता था, गोधूम कहा जाता था। ठीक, दूसरा आपका क्या हो गया, चावल। तो चावल को क्या कहा जाता, तंदुल कहा जाता था या ब्रीही कहा जाता था। अब जौ आप लोगों को पता ही है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, जौ को क्या कहा जाता था, यौ कहा जाता था। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो ये जो इन तीनों चीज़ के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, अगर पूछ लिया जाए गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तंदुल हो गया, इसके साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, तो ये मतलब एटा जिला के अतरंजी खेरा से, कहाँ, अतरंजी खेरा से मिलता है। कहाँ, तो अगर पूछ ले उत्तर वैदिक काल में गेहूं हो गया, चावल हो गया, तंदुल यानी कि जौ हो गया, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपको, एटा जिले के अतरंजी खेरा से मिलते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे और कई दलहनी फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलता है, दलहनी फसलों के भी, दलहनी फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखें यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या मिल जाता है आपको, गन्ने के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है, गन्ना का भी साक्ष्य आपको कहाँ मिल जाता है, उत्तर वैदिक काल में मिलने लगता है। और इसको देखा जाए तो कहाँ मिलता है आपको, मेरठ के हस्तिनापुर में। ठीक, हस्तिनापुर में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिलता है, मेरठ के। गन्ने के साक्ष्य आपको कहाँ मिल जाता है, पूछ ले तो आपको मेरठ में मिलता है। और मेरठ में कहाँ पर मिलता है, तो हस्तिनापुर में। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ें हैं, इसको आप लोग करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लोग चलिए। ठीक, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो अगर देखा जाए प्रमुख रोजगार क्या था, तो ये लोग मिश्रित खेती करते थे। क्या करते थे, ये लोग मिश्रित खेती करते थे। इनका प्रमुख रोजगार क्या था, मिश्रित खेती करना। मिश्रित खेती में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे, मिश्रित खेती में अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका, पशुपालन हो जाएगा। ठीक, कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। और यही इन लोगों के मतलब कि जीवन जीने का महत्वपूर्ण स्रोत था, यानी कि इनके जीवन यापन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था। क्या था, कृषि और पशुपालन। अगर पूछा जाए कि आपको उत्तर वैदिक काल के लोगों को जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कार्य क्या था, तो खेती थी और क्या था, पशुपालन था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में अब हम देखेंगे तो वहाँ पर कुछ शिल्पों का आपको विकास मिलता है, जैसे रथ का हो गया, कर्मकार मिलेंगे और अन्य उपकरणों का आपको वहाँ पर विकास मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रा में बढ़ जाते हैं। अब कुछ मात्रा में बढ़ने का मतलब कि कहाँ से आपको जानकारी मिलती है, वात्स्नेही संहिता में कहा गया यहाँ पर शिल्पों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में शिल्पों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई और वात्स्नेही संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों की जानकारी आपको मिलती है। अगर उन शिल्पों में हम लोग देख लिया जाए तो रथ निर्माण हो गया, इससे लोग मतलब कि व्यापार में जाते से साधन था, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन था। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो और व्यापार के एक और साधन यहाँ पर मिलेगा आपको, बैलगाड़ी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, बैलगाड़ी मिल जाएगी। और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कर्मकारी थी, धातु निर्माण थे, यानी कि धातुओं से बनने वाले उपकरण थे। बुनाई यहाँ पर आपका हो जाता है। अगर बुनाई को देखा जाए तो बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती थीं। ठीक, तो हम लोग इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। ठीक, नहीं तो इधर नीचे यहीं पर लिख देते हैं। तो बुनाई का जो मुख्य काम था, ये केवल क्या करती थी, महिलाएं ही करती थी। ठीक, कौन करता था, बुनाई का कार्य अगर पूछ लिया कौन किसके द्वारा किया जाता था, तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक, और यहाँ पर हम लोग और देखेंगे, नेक्स्ट क्या देख लें, कांच निर्माण भी यहाँ पर होने लगता है। ठीक, कांच निर्माण के भी उद्योग आपके साक्ष्य मिलते हैं।
चमड़ा निर्माण यानी कि पशु जो होते थे उनसे निकलने वाले जो चमड़ा था उससे चमड़ा निर्माण का लोग कार्य करते थे। ऐसे काफ़ी उद्योगों के यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, अब इसमें उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें पहली बार श्रेष्ठीगढ़ की चर्चा मिलती है, यानी कि संघ की चर्चा मिलती है। अगर हम लोग ऋग वैदिक काल में देखा जाए तो वहाँ पर किसकी चर्चा मिलती है? परिनामक व्यापारियों की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है? परिनामक व्यापारी, यानी कि यह क्या होता था? ये व्यापारियों का समूह होता था और ये मुख्य रूप से लोग गैर आर्य होते थे और आर्यों के साथ अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाता है? यहाँ से श्रेष्ठीगढ़ मिल जाएगा या संघ शब्द का मतलब कि यहाँ पर चर्चा होती है। ठीक, और ये व्यापारियों को यही समूह को इंगित करते हैं। तो वहाँ क्या कहा जाएगा? व्यापारियों का समूह कौन था ऋग वैदिक काल में? तो परि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के समूह को क्या कहा गया? संघ या श्रेष्ठीगढ़ कहा गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जैसे उत्तर वैदिक काल में व्यापार का उतना महत्व नहीं था, व्यापार सीमित अवस्था में था। यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में व्यापार के मतलब कि बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर व्यापार में आपको वृद्धि मिल जाती है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि श्रेष्ठी और मतलब कि श्रीगढ़ की चर्चा मतलब कि कहाँ पर आपको मिल जाती है, तो आपका मतलब कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हो जाता है और बृहदारण्यक उपनिषद जो हो जाता है। ठीक, तो यहीं पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसका आप लोग इस यानी कि संघ या श्रेष्ठीगढ़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से क्या मिलता है आपको? इसकी जानकारी मिलती है। एक हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक, तो इन दोनों की चर्चा आपको कहाँ से मिलती है? ये आपका मतलब कि संघ और श्रेष्ठी की चर्चा आपको बृहदारण्यक उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण से आपको मिल जाती है। तो इनका व्यापार देखें, व्यापार में काफ़ी वृद्धि हो जाता है। और व्यापार में मतलब कि जो धातु प्रचलित थी, यानी कि कैसे व्यापार होता था, मुद्रा में होता था, किस चीज़ में? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर भी आधारित रहती है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित इस यहाँ पर भी व्यापार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें ये जो चीज़ें थी इसमें आप लोग देखा जाए तो मतलब कि बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, बहुत जानकारी यहाँ की महत्वपूर्ण है। अगर वाजस्नेयी संहिता में अगर देखा जाए तो एक और चर्चा मिलती है। वाजस्नेयी संहिता में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और चर्चा मिलेगी। वो क्या होती है कि 2, 4, 8, 12, 24 बैलों के द्वारा जो खेत की जुताई की जाती थी उसके साक्ष्य मिले हैं। बैलों द्वारा जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि बैलों के साक्ष्य की चर्चा कहाँ आपको पाई जाएगी, तो वाजस्नेयी संहिता में बैलों की चर्चा मिलती है। 2, 4, 8, 12, 24 बैलों के साथ जुताई के साक्ष्य की चर्चा यहाँ पर मिलती है। ये तो आपका मतलब कि आर्थिक जीवन दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब इसमें हम लोगों का बचता जो धार्मिक जीवन है, 2 वीडियो इस पर और आएगी, छोटी छोटी ही वीडियो आएंगी, बहुत ज़्यादा लंबा हम खींचने का प्रयास नहीं करते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट को हम उठाते हैं और आप लोगों तक ला के इसमें रख देते हैं। और कंटेंट आप लोगों को मतलब बहुत एथेंटिक कंटेंट है और इसको मतलब कि कई जगह से निकाला गया है। मेरा कोई अपना नहीं है, मैं भी इसको पढ़ा हूँ, कई बुक के कलेक्शन से इसको निकाला गया है, तो हम आप लोगों के सामने ला कर रख रहे हैं। कंटेंट में देखिए कोई कमी नहीं होगी, बस आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपना नोट्स बना लीजिए। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और हफ्ता में कम से कम 1 बार रिवीजन कर लीजिए, तो इस चीज़ें सब आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का प्रयास करने के लिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब कि जो धार्मिक जीवन है उसको हम करके इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे महाजनपद काल पर। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।